हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। और इस समय हम गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसमें हम गुप्त साम्राज्य के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। गुप्त साम्राज्य में हमने कुमार गुप्त द्वितीय को कल पढ़ा था, जो कि 25 पार्ट था, उसमें लास्ट था। और आज हम जो है आज 26 पार्ट है, इसमें हम बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त बालादित्य और फिर भानुगुप्त को, इन शासकों को पढ़ेंगे। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स की बुक्स है, जो कि वन लाइनर है। फिर भी हम आपको क्वेश्चनों के साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो बुद्धगुप्त शासक थे, बुद्धगुप्त का जो है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं। तो जो बुद्धगुप्त थे, उन्होंने 476 से 494 ईस्वी इनका जो है शासनकाल था। और ये पुरगुप्त थे और चंद्र देवी के गर्भ से उत्पन्न संतान थे, हुए थे। और बुद्धगुप्त जो है स्कंदगुप्त के बाद ही गुप्त का वंश का सबसे शक्तिशाली जो है शासक हुए थे, क्योंकि गुप्त वंश में स्कंदगुप्त सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे। उसके बाद जो है जैसे कुमारगुप्त द्वितीय थे और नरसिंहगुप्त बालादित्य थे, भानुगुप्त, ये उतने सर्वशक्तिशाली शासक नहीं थे जितने बुद्धगुप्त जो है सर्वशक्तिशाली शासक हुए थे। तो इस शासन इनका जो है शासन क्षेत्र जो है बंगाल से लेकर मालवा तक जो है विस्तृत था। और इतने विस्तृत क्षेत्र का जो है गुप्त वंश का ये अंतिम शासक थे। फिर जो है दूसरे किसी शासक ने इतना जो है क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाए थे, क्योंकि बुद्धगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो है नरसिंहगुप्त बालादित्य शासक हुए। और इस समय जो है गुप्त साम्राज्य जो है तीन भागों में बट गया था। जैसे मगध में जो थे फिर नरसिंहगुप्त बालादित्य थे, और मालवा पे जो है भानुगुप्त थे, और बंगाल क्षेत्र में जो है वैनगुप्त जो है शासक हुए थे। तो इन शासकों को खैर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बुद्धगुप्त के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे जो है नरसिंहगुप्त बालादित्य और भानुगुप्त के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चनों को। तो कुमारगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो बुद्धगुप्त आसीन हुए थे। किस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि बुद्ध गुप्त पुरगुप्त के पुत्र थे? तो नालंदा की मुहर से जो है यह सिद्ध होता है। और बुद्धगुप्त की माता का क्या नाम था? तो चंद्रदेवी था इनकी माता का नाम। किस गुप्त शासक की प्रथम तिथि 477 का सारनाथ से लेख मिला है? तो बुद्धगुप्त का मिला है। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख किस गुप्त शासक को परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है? तो बुद्धगुप्त को कहा गया है। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा गया है? तो बुद्धगुप्त को कहा गया है, और क्योंकि सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली शासक हुए थे। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में यही सिर्फ एक शासक हुए थे। और उत्तर गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं में श्री विक्रम की उपाधि जो है किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो बुद्धगुप्त से संबंधित है। आगे इनके क्वेश्चनों को देखिए। गुप्त शासक बुद्धगुप्त के किस अभिलेख में पूर्वी मालवा के सामंत मात्र विष्णु का उल्लेख मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। स्कंदगुप्त के पश्चात किसने गुप्त साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया? तो बुद्धगुप्त ही थे। और इस गुप्त शासक बुद्धगुप्त जो है किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस अंतिम गुप्त सम्राट के समय गुप्त साम्राज्य जो है सर्वाधिक विस्तृत था? तो बुद्धगुप्त था। बुद्धगुप्त ही शासक थे, मतलब इनका साम्राज्य जो है बंगाल से लेकर मालवा तक जो है इनका विस्तृत साम्राज्य जो है विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, विस्तृत तरीके से फैला हुआ था। तो सर्वाधिक विस्तृत था बुद्धगुप्त था। तो कौन सा अंतिम गुप्त सम्राट थे जिन्होंने हिमालय से नर्मदा नदी तथा मालवा से बंगाल तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया था? तो बुद्धगुप्त थे। बुद्धगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो अभी हमने आपको बताया था कि ये 3 भागों में विभाजित हो गया था। और 3 भागों में देखिए इस तरह से विभाजित हुआ था कि मगध के क्षेत्र में नरसिंह बालादित्य थे, और मालवा के क्षेत्र में भानुगुप्त थे, और बंगाल भाग में जो है वैनगुप्त थे। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बताई थी, इससे आप ये दोबारा आपके बताने से माइंड में सेट हो जाएगी, हर चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद आइए देखिए नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर इनका
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर नरसिंह गुप्त बालादित्य जो हुए थे ये मगध के शासक हुए थे और इनका शासनकाल जो है 495 से 510 ईस्वी तक था। इनके पिता का नाम जो है पुरगुप्त था, माता का नाम चंद्रदेवी था और इसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित भी किया था और परंतु अपनी माता के कहने पर इन्होंने छोड़ दिया था। यही इनकी जो है सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। नालंदा मुद्रा लेख से इनकी उपाधि जो है परम भागवत की मिलती है, परंतु ये बौद्ध मतानुयायी जो है नहीं थे। इसे जो है बौद्ध विद्वान जो वशबंध थे उन्होंने शिष्यता प्रदान की थी। बस इतने जान लीजिए नरसिंह गुप्त बालादित्य के बारे में। आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बुद्धगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य जो है आसीन हुए थे। भीतरी मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त की माता का क्या नाम उल्लिखित है? तो महादेवी चंद्रदेवी उल्लिखित है। गुप्त साम्राज्य का विभाजन किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य के शासनकाल में हुआ था। हूण नरेश मिहिर कुल का समकालीन गुप्त शासक कौन था? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य था। नालंदा मुद्रा लेख में बालादित्य को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? तो परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई है। और गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य किस धर्म का मतानुयायी था? तो बौद्ध धर्म का मतानुयायी था, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म की जो है जो वशबंध थे इन्होंने इसकी शिष्यता इनको प्रदान की थी, फिर इन्हें बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। आगे इनके क्वेश्चनों को देखिए। किस गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य किस बौद्ध विद्वान की शिष्यता ग्रहण की थी? तो अभी मैंने आपको बताया वशबंध थे, इन्हीं की इन्होंने शिष्यता ग्रहण की थी। और गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर किस आक्रमणकारी को मुक्त कर दिया था? तो हूण नरेश मिहिर कुल को जो है मुक्त कर दिया था। यही इनकी सबसे बड़ी भूल हुई थी। आगे देखिए भानुगुप्त के बारे में देखिए। ये भानुगुप्त थे, इनका जो है शासन जो है मालवा क्षेत्र पर था और इनका कार्यकाल जो है 510 ईस्वी से में था। और इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, फिर इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो जो भानुगुप्त थे इनका जो है एक एरण अभिलेख है जिसमें इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ वीर की जो है सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है, जो कि ये मध्य प्रदेश सागर जिले में मालवा क्षेत्र में स्थित है। यह अभिलेख भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है और इसमें उल्लेख मिलता है कि भानुगुप्त का सेनापति जो है मित्र गोपराज जो है हूणों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और इनकी पत्नी जो है इनकी चिता के साथ जो है सती हो गई थी। फिर इसके बाद जो है वैनगुप्त शासक हुए, जो कि सर्वश्रेष्ठ शासक नहीं कहलाए। और फिर कुमारगुप्त तृतीय हुए। फिर विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक हुए। फिर उसके बाद जो है गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। फिर उसके बाद जो है गुप्त उत्तर काल जो है स्टार्ट हो गया था। फिर भी अभी हम इनके इसने सारी गुप्त संस्कृति कैसी थी और इनके शासनकाल और इनके साहित्य, इससे भी रिलेटेड सारे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आइए हम इतना इसको कवर करते हैं। तो जो भानुगुप्त हैं उनके क्वेश्चनों को देखते हैं। गुप्त शासक भानुगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है, जो कि 510 ईस्वी का है। और एरण अभिलेख किस गुप्त शासक को संसार में सर्वश्रेष्ठ वीर, जगत प्रवीरों तथा महान राजा कहा गया है? तो भानुगुप्त को कहा गया है। गुप्त शासक भानुगुप्त ने किसके विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की थी और युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई? तो हूण जो है हूणों के विरुद्ध यह युद्ध था। आगे देखिए वैनगुप्त से क्वेश्चन देख लीजिए। तो वैनगुप्त की बारे क्वेश्चन देखिए। गुप्त शासक वैनगुप्त के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत कौन है? तो गुणोधर जो है ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के कोमिल्ला में है। तो गुणोधर का जो ताम्रपत्र लेख है उससे इसकी जानकारी के मुख्य स्रोत जो है मिलते हैं। आगे देखिए कुमारगुप्त तृतीय के क्वेश्चन को देखिए। नरसिंहगुप्त बालादित्य के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो कुमारगुप्त तृतीय जो है आसीन हुए थे। और भीतरी तथा नालंदा मुद्रा लेख में कुमारगुप्त तृतीय की माता का नाम क्या उल्लिखित है? तो महादेवी मित्र देवी जो है इनकी माता का नाम उल्लिखित है। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? ये अंतिम महान शासक थे तो कुमारगुप्त तृतीय थे। फिर गुप्त वंश का अंतिम शासक तो जो है विष्णुगुप्त थे, जिन्हें चंद्रादित्य भी के नाम से जाना जाता था। फिर गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण देख लीजिए प्रमुख।
क्योंकि अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी थे। शासन व्यवस्था का संगठनात्मक स्वरूप था और प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार थे। बाह्य आक्रमण एवं हूण आक्रमण थे। उच्च पदों का आनुवंशिक होना था। बौद्ध धर्म का प्रभाव था। उत्तराधिकार का युद्ध था। स्थानीय प्रांतीय राजाओं की स्वतंत्रता थी। सामंतवाद का विकास था। केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता थी। साम्राज्य की विशालता थी। एकता एवं स्थायित्व का अभाव था। सैन्य एवं प्रशासनिक शिथिलता थी और जो है राष्ट्रवादी भावना का अभाव भी था और पारंपरिक संघर्ष एवं विद्वेष का वातावरण भी था। इसीलिए गुप्त साम्राज्य का आगे पतन हो गया था। यही इनके मुख्य कारण थे। आगे देखिए गुप्त कालीन संस्कृति के बारे में क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में किस राजवंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त राजवंश को जो है गुप्त राजवंश को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये साहित्य और कला का काल था, इसीलिए इसे गुप्त स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त राजवंश को पेरिक्लीन युग की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? तो एल.डी. बार्नेट ने जो है इसे पेरिक्लीन युग की संज्ञा दी थी। गुप्त राजवंश को स्वर्ण युग की संज्ञा सर्वप्रथम किस भारतीय ने दी थी? तो के.एम. मुंशी ने दी थी। गुप्त राजवंश को भारत का एलिजाबेथ व स्टुअर्ट काल की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी थी? वी.एन. स्मिथ ने दी थी। गुप्त राजवंश को स्वर्ण युग की संज्ञा जो है किस भारतीय इतिहासकार ने दी थी? आर.सी. मजूमदार ने दी थी। गुप्त काल को पुनर्जागरण की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? तो मैक्स मूलर ने जो है दी थी। आगे देखिए गुप्त राजवंश के स्वर्ण युग के संदर्भ में प्रमुख विशेषताएं। क्योंकि ये संस्कृत एवं साहित्य का विकास हुआ था, विज्ञान व कला स्थापत्य की चरमोत्कर्षता थी और भारतवर्ष में राजनीतिक एकता थी, धार्मिक सहिष्णुता का काल था, बृहत्तर भारत की अवधारणा की स्थापना थी, आर्थिक समृद्धि का काल था, महान एवं चक्रवर्ती सम्राटों का काल था, राजनैतिक एकता का काल था और श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल था, भारतीय संस्कृत के प्रचार प्रसार का काल था। इसीलिए इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस इतिहासकार ने गुप्त काल को गुप्त वाकाटक काल के नाम दिया है? तो आर.सी. मजूमदार एवं ए.एस. दांडेकर ने जो है इसे गुप्त वाकाटक काल जो है नाम दिया है गुप्त काल को। और गुप्तकालीन कला स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अजंता है, बाघ है, धारशिव हैं, बनौती हैं, घटोत्कच व औरंगाबाद की गुफाएं हैं। आगे देख लीजिए गुप्तकालीन प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन। इनका केंद्रीय प्रशासन देखिए। गुप्त काल में साम्राज्य के सभी संपूर्ण सर्वोच्च शक्तियों का स्वामी कौन होता था? तो सम्राट होता था। गुप्त काल में कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलित थी? तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। राजा को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद क्या कहलाती थी? अमात्य वर्ग कहलाती थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में स्थित थी। गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी कहाँ स्थित थी? उज्जैन में स्थित थी। राजसभा का उद्देश्य किस गुप्तकालीन अभिलेख में मिलता है और जिसके सदस्य जो है सभ्य कहे जाते हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। आगे इनके क्वेश्चनों को देखिए। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है? तो कालिदास के ग्रंथ तथा कामांदक का नीति सागर जो है इसे मंत्रिपरिषद का जो है उल्लेख मिलता है। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में मंत्रियों तथा आमत्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है? तो कामांदक का जो नीति सार ग्रंथ है इसमें जो है मंत्रियों तथा आमत्यों के बीच जो है अंतर स्पष्ट किया गया है। कात्यायन स्मृति के अनुसार आमत्यों की नियुक्ति किस जाति वर्ण से होनी चाहिए? तो ब्राह्मण वर्ण से होनी चाहिए। गुप्त दरबार में नवरत्न का संबंध किस शासक से था? चंद्रगुप्त द्वितीय से था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया था? तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति उन्होंने अपनाई थी, जिसे जो है था बंदी बनाकर मुक्त कर देना। इस तरह की नीति का या इस तरह के व्यवहार का उन्होंने दक्षिण राजाओं के साथ जो है व्यवहार किया था, जो कि प्रयाग स्तंभ लेख में इसका वर्णन भी है। गुप्त काल में प्रशासन का प्रथम कुलिक पदाधिकारी क्या तात्पर्य था? तो मुख्य शिल्पी था। जो है प्रथम कुलिक पदाधिकारी का तात्पर्य था मुख्य शिल्पी। गुप्तकालीन केंद्रीय पदाधिकारी देखिए। कुमारामात जो है युवराज कुमारामात के कार्यकाल को अधिकरण कहा जाता था।
प्रतिहार ये सम्राट के अंतःपुर का रक्षक होता था। महाप्रतिहार जो है ये राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था। महाबलाधिकृत जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जिसे महासेनापति कहते थे। संधि विग्रहिक जो है युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था, विदेश मंत्री भी होता था। महादंड नायक जो है मुख्य न्यायाधीश एवं सैन्य अधिकारी होता था। दंडपाशिक जो है पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। विनय स्थित स्थापक जो है धर्म नैतिकता तथा मंदिर प्रबंधन का प्रधान अधिकारी होता था। और खाद्य पाकिक जो है सम्राट के रंधनागर जो है रसोई घर का अध्यक्ष होता था। महाक्षपटलिक जो है आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। और रण भंडागारिक जो है सैनिक सामग्रियों के प्रबंधन का प्रधान जो है अधिकारी होता था। गुप्तकालीन जो है प्रसिद्ध मंत्री देख लीजिए। ध्रुवभूति जो है समुद्रगुप्त का खाद्य पाकिक तथा महादंड नायक था। हरिसेन जो है ध्रुवभूति का पुत्र, समुद्रगुप्त का कुमारामात्य, संधि विग्राहिक तथा महादंड नायक था। शिखर स्वामी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का कुमारामात्य था। और पृथ्वी सेन जो है शिखर स्वामी का पुत्र और कुमारगुप्त प्रथम का कुमारामात्य तथा महाबलाधिकृत जो है था। और पृथ्वीर सेन जो है हरिसेन का पुत्र, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहिक था। आम्रकार्दो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। आगे इसके प्रशासन को देख लीजिए। इसमें जो प्रशासन थे विकेंद्रीकृत जो है, देखिए इसमें प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण, एक प्रांतीय और एक शहरी। तो ग्रामीण में देखिए जो गांव के प्रकार होते थे उसमें भी 3 प्रकार होते थे, उसे ग्राम, पल्ली, गुल्म कहा जाता था। और उसका नेतृत्व कौन करता था? तो ग्राम अध्यक्ष करता था, जिसे कुटुंबी के नाम से जाना जाता था। और जो प्रांतीय होते थे, जो प्रांतों के प्रकार होते थे, उसमें देश, राष्ट्र, भुक्त आते थे। और उसका नेतृत्व कौन करता था? तो उसका नेतृत्व जो है युवराज करता था, जिसे गोप्ता और उपरिक के नाम से भी जाना जाता था। और इधर जो शहरी थे ये परिषदों के प्रकार थे। जो शहरी परिषदों का संघ था, व्यापारियों का संघ था और मुख्य लेखक जो है ये थे। तो इसका नेतृत्व जो है सार्थवाह करते थे। तो नगर का जो करते थे, जो शहरी थे, उसे श्रेष्ठी कहते थे। और जो मुख्य जो लेखाकार होते थे उसे जो है कायस्थ कहते थे। ये इसका डायग्राम भी बना है, आप इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। आइए इनके प्रांतीय प्रशासन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गुप्त काल में प्रांतों को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था देश, अवनी, भुक्त या राज्य। और गुप्त काल के प्रमुख प्रांत कौन कौन से थे? तो सौराष्ट्र, जिसे सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, और पश्चिमी मालवा अवंती के नाम से जाना जाता था, पूर्वी मालव एरड़, और तीर भुक्त पुंडवर्धन और मगध। गुप्त काल में प्रांतों या भुक्त के प्रशासक को क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था, जो राज्यपाल एवं गोप्ता होता था। और गुप्त काल में प्रांतों या भुक्त के प्रशासक उपरिक राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? तो सम्राट करता था। और गुप्त काल में सीमांत या सीमावर्ती प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता था? तो गोप्ता कहा जाता था। गुप्त काल में उपरिक राज्यपाल की नियुक्ति प्रायः कितने वर्षों के लिए की जाती थी? तो 5 वर्ष के लिए संभवतः की जाती थी। भुक्त शब्द का सर्वप्रथम किस गुप्तकालीन अभिलेख से मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। गुप्त वंश के पतोन्मुख के समय सर्वप्रथम कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो जूनागढ़ राज्य स्वतंत्र हुआ था। गुप्तकालीन प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति व उसके अधिकारी के संबंध में कौन सी जानकारी के मुख्य प्रमुख स्रोत उपलब्ध हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम व विष्णुगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र व बुद्धगुप्त के एरण स्तंभलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जिला तथा नगर प्रशासन देख लीजिए। गुप्त काल में भुक्त या प्रांतों के विभाजन किस प्रशासनिक इकाई के रूप में हुआ था? तो विषय के रूप में हुआ था, जिसे जिला भी के नाम से भी जानते थे। और गुप्त काल में विषय, जिसे जिला के नाम से जानते थे, उसका प्रधान प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो विषयपति या कुमारामात्य कहा जाता था। आगे इनके क्वेश्चनों को देखिए। गुप्त काल में विषय या जनपदों के कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था?
तो पुस्तपाल कहा जाता था। विषयकालीन प्रशासनिक समिति के सदस्यों को क्या कहा जाता था? विषय महत्तर कहा जाता था। इधर विषय देखिए और इधर जनपद समिति के सदस्य देखिए। तो जो नगर श्रेष्ठी थे वो उद्यमियों के प्रमुख थे, सार्थवाहक व्यवसायियों के प्रधान थे, और प्रथम कुलिक जो है प्रधान शिल्पी थे, और प्रथम कायस्थ जो है कर्णिकों या लिपकों का प्रधान, ये मतलब लेखाधिकारी का कार्य करते थे। गुप्त काल के नगर के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुरपाल कहा जाता था। और गुप्त काल में विषय या जिला प्रशासन का मुख्य कार्यालय क्या कहा जाता था? तो विषय अधिष्ठान अधिकरण कहा जाता था। गुप्त काल में नगर में कर या टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? द्रांगिक कहा जाता था। और गुप्त काल में धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था? अवस्थिक कहा जाता था। गुप्तकालीन जिला देख लीजिए, इधर विषय प्रशासन के उच्च अधिकारी देख लीजिए। भंडागारिधिकृत जो है भंडागार का अधिकारी था। ध्रुवाधिकरणिक भूमि व उपज संबंधी अधिकारी था। अच्छपटलिक जो है लेखाकार अधिकारी था। शौल्किक जो है शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी था। गौलमिक जो है वन अधिकारी था। शासित्र जो है आज्ञाओं का प्रारूप जो है बनाने वाला अधिकारी था। और दिवीर या कर्णिक जो है लेखक लिपिक था। कुलपुत्र जो है अच्छपटल के कर्मचारियों के दुराचार पर रोक लगाना था। गुप्तकालीन इसके अभिलेख में ग्राम प्रशासन हेतु पंचमंडली का प्रयोग मिलता है, तो सांची अभिलेख में मिलता है। भारत के इतिहास में गुप्त वंश के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणमाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते थे? तो ये भूमाप को जो है निर्दिष्ट करते थे। भूमि मापने की इकाई थी ये द्रोणवाप और कुल्यावाप। गुप्त काल में गुप्तचर तथा पुलिस को क्रमशः किस नाम से जाना जाता था? दूत या भाट के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में चोर रज्जु शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग था। और गुप्त काल के विषय या जनपद छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो वीथी थी, जिसे ग्राम समूह के नाम से भी जाना जाता था। गुप्त काल में ग्रामों के समूह को किस नाम से पुकारते थे? तो वीथी, स्थान, स्थली, पेठ, पट, पथक के नाम से पुकारते थे। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो पंचमंडली या ग्राम जनपद थी, जिसे ग्राम पंचायत के नाम से भी जाना जाता था। यह सबसे छोटी इकाई थी। और गुप्त काल के ग्राम प्रशासन का संचालन कौन करता था? तो ग्राम पंचायत करती थी। आज के लिए इतना ही, और कल इसका जो है नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, जिसमें जो है उसके गुप्त काल के प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों को पढ़ेंगे। और इसको आप कई बार रिवीजन करिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप एग्ज़ाम देंगे और जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तब आप सोचेंगे नहीं यहाँ कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इसको आप कई बार देखिए। इसके पहले की वीडियो हैं उनको भी आप देखिए और अच्छे से रिवीजन करिए। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है उसके लिए भी ज़रूर बताइएगा। और लाइक, सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ओके, कल इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, जो कि 27 पार्ट फिर होगा। और इसके सारे ये कंप्लीट करके फिर गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।